Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. 6 मंथ बीत चुके थे। हर कोई अपने अपने हिसाब से वर्क कर रहा था और अपना 100% भी दे रहा था। जहां पहले इन सब के कॉरपोरेशंस लगभग बैंकरप्ट के कगार पर आ चुके थे, वही अब 70 से 80% सिचुएशन इन सब के हाथों में थी। इन सब ने अपने अपने कॉरपोरेशंस को भी बचा लिया था और साथ ही जो ओल्ड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से बंद होने के कगार पे थे या बंद हो चुके थे, वो फिर से रिन्यू भी हो रहे थे। कुछ और ज्यादा न्यू प्रोजेक्ट भी इन सब के हाथों में आ चुके थे। अगर बात की जाए इन सब के आपसी अनबन के बारे में, तो पर्सनल झगड़े अगर छोड़ दिए जाए तो प्रोफेशनली ये सब समझ चुके थे कि हर कोई अपने अपने फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट है। फर्स्ट 2 मंथ्स इन सब को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि ये पहले हमेशा अपने पर्सनल थिंग्स को बिजनेस में लाते थे, पर धीरे धीरे इन्हें समझ में आने लगा कि इन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल बातें अलग अलग रखनी चाहिए। और जब से ये सबको समझ में आया था, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ भी देते थे और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, जिस वजह से इन्हीं सबको हद से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ का एनवायरनमेंट भी वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। जो वर्कर्स या जो हेल्पर्स उस मास्क बिजनेसमैन ने इनको दिए थे, वो सब भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे और सबकी ही अपने अपने तरीके से मदद भी करते थे। इस जगह पर इन सब को कंफर्टेबल हो ऐसा पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा था। पर ये कुछ अगर प्लस पॉइंट थे तो माइनस पॉइंट भी थे, और वो माइनस पॉइंट ये थे कि ये सारे वर्कर, मतलब इनके ड्राइवर या गेट कीपर से लेकर इनके पर्सनल असिस्टेंट्स भी कुछ ओपन सीक्रेट शेयर करते थे, जो इन वर्कर्स को तो पता था पर ओनर्स को नहीं। मतलब लैंस, जिन्स, जियांग्स, नीज और वेंस, इन सब से बहुत सारी बातें छुपाई भी जाती थी। 6 मंथ बीत चुके थे, पर इन्होंने आज तक भी उस बिजनेसमैन को नहीं देखा था। वो कैसा दिखता है या वो कौन है, ये किसी को भी नहीं पता था। हर किसी को क्यूरियोसिटी थी कि वो पर्सन कैसा दिखता है या एटलीस्ट कौन है, ये पता चल जाए। इसीलिए इन्होंने अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करके अमेरिका से भी उस पर्सन के बारे में पता करने की कोशिश की थी, पर एज यूजुअल इन सब के हाथों में नाकामयाबी ही लगी थी। अब तक ये सब लोग उसकी एक हल्की सी झलक तक नहीं देख पाए थे। इन सब से परे ये एक बात सच थी कि वो पर्सन भी इन्हीं लोगों के साथ में इसी ऑफिस में वर्क करता है, पर उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स थे और उस इंसान के लिए, या यूं कहा जाए उस हिडन इंसान के लिए, एक पूरा फ्लोर सिक्योर किया गया था और वहां बिना परमिशन के किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। ये सब उस फ्लोर पर गए तो थे, पर सिर्फ एक बार, और वो फ्लोर देखकर हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि इनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पर्सन इतना ज्यादा डार्क लवर भी हो सकता है। मतलब उस फ्लोर पे सारी चीजें डार्क थी, ब्लैक थी। ब्लैक के अलावा उस फ्लोर पे कोई और कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ऐसा लगता था। लॉबी से लेकर उस पर्सन के ऑफिस तक जाने वाले हर एक इंच को ब्लैक से पेंट किया गया था। ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में वो पूरी लॉबी बहुत खूबसूरत भी नजर आती थी, पर कहीं ना कहीं अंदर एक डर भी पैदा कर ही जाती थी। पूरा ऑफिस टोटली ग्लास से बना हुआ था। ऑफिस के अंदर एंटर करते ही पूरा फर्नीचर और डेकोर भी ब्लैक से ही हुआ था। ब्लैक में थोड़ा ग्रे मिक्स था और इसी ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन से पूरे ऑफिस को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। सीलिंग, शेल्फ, मैटिंग, काउच, टेबल, चेयर्स, यहाँ तक कि टेबल पर जो फ्लावर बाज सजाया गया था उसमें भी ब्लैक कलर था। मतलब वो फ्लावर बाज टोटली ब्लैक था और उसमें जो फ्लावर्स थे वो ब्लैक रोजेस थे। जब ये सब उस हिडन बिजनेसमैन से मिलने गए तो ये सब आशा कर रहे थे कि वो इन्हें अपना फेस दिखाए, पर उस पर्सन ने अपना फेस ही नहीं बल्कि खुद को भी बहुत अच्छी तरीके से हाइड करके रखा था। पर्सन ने
अपनी चेयर को टर्न कर रखा था और जिस वजह से इन सब के सामने उस चेयर का बैग था। सब उस पर्सन से मिले थे, कुछ बातें की थी। बातें तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्हीं लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी थी। वो पर्सन ने तो आगे से कुछ भी कहा ही नहीं था, वो बस अपने हाथों से इशारे कर रहा था। ये मुलाकात ज्यादा लंबी नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट या मैक्सिममली 5 मिनट्स। उससे ज्यादा कोई भी उस कैबिन में रुक ही नहीं पाया था और वही एक आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद किसी ने भी उस हिडन बिजनेसमैन का फेस तक नहीं देखा था। ये बिजनेसमैन एक मिस्ट्री था ही, पर एक और मिस्ट्री थी जो इन सब की लाइफ में थी और वो मिस्ट्री इन सब के लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि इन सब को अभी भी पता नहीं चला था कि इन सारे कॉरपोरेशंस के शेयर जिसने परचेस किए हैं वो पर्सन कौन है। उस पर्सन को ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका था, पर वो मिले तब ना। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। इतने दिनों में इन सबको एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी। ये हिडन बिजनेसमैन उन सब लोगों पर बहुत अच्छी तरीके से नजर रखता है और हर किसी से डील भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। जिन जुशन, जिन्स का छोटा बेटा, उसे एक ओमेगा पर्सनल असिस्टेंट मिली हुई थी जो दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट थी। जिनजुशन थोड़ा मनमोजी टाइप का इंसान था, इसीलिए उसने एक दिन ऐसे ही मजाक मजाक में या यूं कहा जाए अपनी बदतमीजी में उस ओमेगा असिस्टेंट को थोड़ा छेड़ दिया। उसे लगा था कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी, पर ज्यादा वक्त ये बात छुप भी नहीं पाई क्योंकि उसने ये बदतमीजी सुबह की थी और लंच टाइम के बाद ही उसको इस गलती की सजा भी मिल गई। और ये सजा थी कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट जो एक ओमेगा गर्ल थी वो एक्सचेंज हो चुकी थी एक बहुत ही हट्टे कट्टे और बॉडी बिल्डर अल्फा के साथ। और तब से ये अल्फा पीए को ही जिनजुशन को संभालना पड़ रहा था। इस बात पर सबको बहुत हंसी भी आती थी और बेचारे जिनजुशन पर बहुत ज्यादा दया भी। और उसकी ये हालत देखकर उसके बाद किसी ने भी कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश नहीं की क्योंकि हर कोई जिनजुशन की हालत देख सकता था। वो पीए जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा था, वो जिनजुशन को अच्छा खासा सबक हमेशा सिखाता रहता था। उस बेचारे की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो पीए और उसका पीए ओनर लगता था। बेचारा बहुत बुरा फंसा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। इन सब के ऑफिस आने का एक ही टाइमिंग था और वो था सुबह के 10 बजे। शार्प 10 AM पे इन सब की कार्स इन लोगों को कॉर्पोरेशन में ड्रॉप करती थी। और ऐसे ही एक सुबह पर ये सब अपने अपने कार से नीचे उतरे। इन सब को अब आदत हो चुकी थी एक दूसरे का फेस देखने की क्योंकि सबका टाइम एक ही था और सबको एक ही साथ में अंदर एंटर करना होता था। इसीलिए हमेशा की तरह ये सब नीचे उतरे और अपनी सिक्योरिटी चेकिंग का इंतजार करने लगे। इन सब के सिक्योरिटी चेक अभी चल ही रहे थे कि तभी सबको कुछ हड़बड़ सुनाई देने लगी। सबका ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। इन सब ने देखा कि एक पर्सन जिसने अपने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ है, ब्लैक हुडी जिसकी कैप से उसका हेड तक कवर है, ब्लू जीन्स और ब्लैक लेदर शूज, वो पर्सन भागते हुए एंट्रेंस की तरफ जा रहा है। वो पर्सन इतना तेजी से भाग रहा था कि उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। इस वजह से उस पर्सन ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि क्लीनर्स ऑफिस की सफाई कर रहे हैं और उन्हीं में से कुछ क्लीनर्स ने ऑफिस की कुछ थिंग्स को इधर उधर रख दिया है। मतलब रिसेप्शन के पास ही नीचे वेटिंग एरिया था और वही कुछ काउच और टी टेबल्स वगैरह रखे हुए थे। उसी में से एक ग्लास टेबल को एक क्लीनर ने उठाकर रास्ते के बीचों बीच रख दिया था और वो पर्सन इतना हड़बड़ी में था कि उसे वो टेबल नजर ही नहीं आया और इसी वजह से वो पर्सन सीधा जाकर उस ग्लास टेबल के कॉर्नर से लग गया। मतलब उस ग्लास टेबल का कॉर्नर उस पर्सन के पैर से बहुत जोर से हिट हुआ
इतना जोर से कि तुरंत ही उस पर्सन की जो जीन्स उसने पहनी हुई थी वो एक साइड से टोटल कट गई और उसी के साथ साथ उसका लेग भी, जहां से बहुत बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी। सब लोग उस पर्सन को अभी नीचे फ्लोर पर गिर चुका था उसे उठाने के लिए भागने ही वाले थे कि वो पर्सन खुद ही उठ गया और फिर से उतने ही तेजी से भागने लगा। ऐसे अभी उस पर्सन को जो लगा है उस दर्द का उसे अंदाजा भी नहीं है और हर कोई देख सकता था कि उसे कितनी बुरी चोट लगी है, क्योंकि उसके पैरों से बहुत बुरी तरीके से खून बहना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। वो कट भी बहुत डीप था जिस वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। पर वो पर्सन अभी रुकने के हालत में बिल्कुल नहीं था। वो सीधा बाहर की तरफ भागा और बाहर जो ड्राइवर्स खड़े हुए थे उन्हीं में से एक के हाथों से उसने कार की ली और बिना सोचे समझे वो बहुत हड़बड़ी में कार में बैठ गया और वहां से बहुत स्पीडली निकल गया। अभी भी हर कोई शॉकिंगली उस एग्जिट डोर की तरफ देख रहा था जहां से वो पर्सन निकला था। फ्लोर पे हर तरफ उसका खून और उसकी बूंदें गिरी हुई थी। इतनी हड़बड़ी किस बात की कि उसे अपने चोट की भी फिक्र नहीं थी, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। हर कोई कहीं ना कहीं इस पर्सन को पहचान चुका था, ये वही हिडन बिजनेसमैन है। पर इस जैसे बड़े पर्सन को इतना तेजी में कहीं जाने की आखिर जरूरत क्या गिरी, गॉड नोज। वो पर्सन तो वहां से निकल चुका था और ये कोई अभी भी अपने शौक में था। ये पर्सन आज इस साइड से आया क्यों, ये भी बहुत शॉकिंग बात थी, क्योंकि इस पर्सन के लिए एक अलग एलिवेटर था जो सीधा पार्किंग एरिया तक था और वहीं से ये इंसान ऑफिस में एंटर भी होता था और एग्जिट भी लेता था। इस पर्सन की कार पार्किंग का एरिया भी बहुत अलग था, इसीलिए कोई भी इस इंसान को आते हुए या जाते हुए भी देख ही नहीं पाता था। अचानक इसने इन सब का पब्लिक एलिवेटर यूज किया था, साथ ही में वो रास्ता भी जिससे हर किसी की नजर इस पर आसानी से पड़ चुकी थी। ये सब लोग अभी अपने शौक में ही थे कि अचानक उस खामोशी में एक मोबाइल की रिंग डिस्टरबेंस पैदा कर देती है। अब हर किसी का ध्यान एक दूसरे पर था, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि मोबाइल की रिंग हो किसकी रही है। पर सबने अपने अपने मोबाइल चेक कर लिए थे, किसी की भी मोबाइल की कोई भी आवाज नहीं थी। सबका ध्यान रिसेप्शन के उसी टेबल की तरफ गया जहां से वो आवाज आ रही थी। वांग जी जो अभी भी वहां खड़ा था वो सीधा उस आवाज की तरफ गया और उसने उस टेबल के पास नीचे गिरे हुए मोबाइल को उठा लिया। ये मोबाइल शायद उसी शख्स का है जो इस टेबल से टकराने के बाद उस पर्सन के हाथ से या शायद पॉकेट से नीचे गिर गया होगा। वांग जी ने बिना सोचे समझे उस मोबाइल को पिक कर लिया और सामने से जो बात वांग जी ने सुनी वो उस बात को सुनकर टोटली शॉक हो चुका था। वांग जी ने सिर्फ एक क्वेश्चन सामने वाले से पूछा, कौन सा हॉस्पिटल। सामने वाले ने वांग जी को कुछ बताया और फिर से एक बार कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब सबकी नजर वांग जी की तरफ थी। वांग जी ने सबकी तरफ देखा और कहा, उस पर्सन के चाइल्ड का एक्सीडेंट हो चुका है और ये कॉल शायद उसके बॉडीगार्ड या किसी हेल्पर की होगी। वो चाइल्ड बहुत बुरी तरीके से रो रहा है और उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ है। वो अभी हॉस्पिटल में है और ये पर्सन शायद उसी के लिए इतना भागते हुए गया है। ये सुनते ही सामने से जियांग चैंग ने भी वही क्वेश्चन रिपीट किया, कौन सा हॉस्पिटल। वांग जी ने एक ही वर्ड में आंसर दिया, सिटी हॉस्पिटल। नी मिंजू ने सबकी तरफ देखा और कहा, क्या हमें जाना चाहिए। लान सिचैन ने बिना हेजिटेशन के कहा, ऑब्वियसली हमें जाना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन की वजह से ही कहीं ना कहीं हम स्टेबल है, तो उसकी मुसीबत के वक्त में हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए जैसे उसने हमारी की थी। वांग जी ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, आपने बिल्कुल सही कहा भाई। इतना बोलकर वो सीधा एग्जिट की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे ही ये सब भी जाने लगे। अभी फिलहाल लान वांग जी, लान सिचैन, लान कुरैन, जिन जीशुआन, जिन जुशुन, नी मिंजू, नी हुसैन, मेंग्याओ, रोहान और वेंजुलियो ये सब वहां मौजूद थे और ये सभी के सभी अभी हॉस्पिटल के लिए भी निकल चुके थे। करीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये सभी सिटी हॉस्पिटल के बाहर थे। सब अंदर गए और
इन्हीं सब में से एक ने पूछा कि इमरजेंसी एरिया कहाँ है और किसी छोटे बच्चे को अभी यहाँ एडमिट किया गया है या नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ज्यादा पूछताछ नहीं की जाती। सब लोग जब इमरजेंसी एरिया की तरफ गए, वहां का नजारा देखकर हर कोई शॉक था, क्योंकि वो मास्क बिजनेसमैन अभी अपने बॉडीगार्ड को धो रहा था बहुत अच्छी तरीके से। एक ऑलरेडी मार खा चुका था और दूसरा खा रहा था। फाइनली जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तब वो दोनों बॉडीगार्ड उसके सामने अपने नीज पर नीचे बैठ गए और अपने हेड को डाउन करते हुए उन दोनों ने पहले तो अपने बॉस से माफी मांगी और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था और सामने वाली कार में जो ड्राइवर था उसने अल्कोहल कंज्यूम करके रखी थी, इसीलिए नशे में उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसने सीधा हमारी कार को हिट कर दिया। लिटिल मास्टर के साथ जो 2 बॉडीगार्ड थे वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, साथ ही ड्राइवर भी। उन लोगों का भी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो भी इसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी एरिया में हैं। अभी वो बॉडीगार्ड्स बिजनेसमैन को सारी इंफॉर्मेशन दे ही रहे थे, तभी इमरजेंसी रूम का डोर ओपन हुआ और वहां से एक डॉक्टर बाहर आया। साथ में उसके साथ कुछ नर्सेस भी थी। जैसे ही डॉक्टर बाहर आया, वो बिजनेसमैन तुरंत भागते हुए डॉक्टर की तरफ गया। डॉक्टर ने उस बिजनेसमैन को देखा और कहा आप। तभी पीछे खड़े एक बॉडीगार्ड ने कहा ये उनके फादर हैं। डॉक्टर ने जस्ट नोट किया और उस बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए कहा बच्चा बिल्कुल ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी पर अभी कंडीशन आउट ऑफ डेंजर है। उनकी हेड में और शोल्डर में इंजरी हुई है। हैंड डिसलोकेट होने की वजह से कुछ दिन के लिए उन्हें प्लास्टर यूज करना होगा और ये प्लास्टर कर दिया गया है। हेड पर 4 स्टिचेस लगे हुए हैं और आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। हैंड और सिर को वाटर से प्रोटेक्ट करना होगा और उनका ख्याल रखना होगा। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। अभी आप उनसे चाहे तो मिल सकते हैं, पर वो अभी अनकॉन्शियस हैं। इतना बोलकर वो डॉक्टर वहां से चला गया। जैसे ही वो डॉक्टर वहां से गया, ये हिडन मैन तुरंत ही उस इमरजेंसी रूम के अंदर बिना किसी के परमिशन के चला गया और उसके पीछे वो 2 बॉडीगार्ड भी चले गए। पीछे से ये सब लोग भी अंदर की तरफ चले गए। जैसे ही उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को या अपने उस मासूम छोटे से 4 साल के बच्चे को उस हॉस्पिटल बेड पर बेजान गिरा हुआ देखा, बिना किसी मूवमेंट के, उसके दिल में बहुत शार्प पेन हुआ। उसने अपने बच्चे को इतनी बुरी कंडीशन में आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। वो अपने बच्चे को इस हालत में शायद देख ही नहीं पा रहा था, इसीलिए उसके कदम डगमगा गए और वो बिना खुद को टेबल खड़े रख पाए वही नीचे जमीन पर अपने ही घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखें अभी भी अपने बच्चे को उस हालत में देख रही थी। जिस बच्चे में जान बसती हो, उस बच्चे को ऐसी हालत में देखना ये बहुत पेनफुल होता है। सच में प्यार और अटैचमेंट इंसान को जितना पावरफुल बनाता है उतना ही कमजोर भी कर देता है। उस पर्सन के खुद के पैरों में इतनी बड़ी इंजरी थी, फिर भी वो भागते हुए हॉस्पिटल तक आया बिना खुद के दर्द का अंदाजा लगाए या उसे महसूस भी किए। अभी बेड पे लेटे उस बच्चे की वो कंडीशन फादर देख ही नहीं पाया और सीधा घुटनों पर गिर गया। उस बच्चे के प्यार की ताकत उसे यहाँ तक स्ट्रांगली खींच के तो लाया, पर उसकी ये हालत देखकर वो कमजोर भी हो गया। पता नहीं अभी उसके दिल में क्या चल रहा था, पर कुछ देर बाद उसने खुद को संभाल लिया और फिर से अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ उस बेड की तरफ जाने लगा। उसके पैरों से अभी भी खून बह रहा था। वैसी ही हालत में पर्सन जाकर उस बच्चे के पास ही बेड पर बैठ गया। जैसे ही उस बच्चे को कुछ हलचल का महसूस हुआ, धीरे धीरे वो बच्चा अपनी आईज ओपन करने के लिए स्ट्रगल करने लगा। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.